एमएससी जूलॉजी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो का सब्जेक्ट डेवलपमेंट बायोलॉजी और टॉपिक टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट उस पे होने जा रही है। इस वीडियो में जो पीडीएफ दिखाई गई है, इसका लिंक जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं और वहाँ पे आपको एमएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हम शेयर करते रहते हैं और ऐसी तरह तरह के वीडियोस, पीडीएफ, उनके लिंक वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, टेट्रापोड किसको कहते हैं? टेट्रापोड ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें 4 लिम्ब होते हैं और जो वर्टिब्रेट होते हैं। तो 4 लिम्ब वाले वर्टिब्रेट कौन कौन से होते हैं? तो ये एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये चारों टेट्रापोड की गिनती में हम इनको शामिल करेंगे। तो इनके लिए जो लिम्ब फॉर्मेशंस के जो बेसिक मॉर्फोजेनिक रूल्स हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं, अपीयर्स टू बी सेम। तो अगर एम्फीबिया में आ जाए, रेप्टाइल में आ जाए, या बर्ड्स में या मैमल्स में, किसी में भी लिम्ब डेवलपमेंट की मैकेनिज्म अगर आती है तो वो सारी सेम रहने वाली है। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि टेट्रापोड में कौन कौन सी बोन्स होती हैं। तो टेट्रापोड में 3 प्रकार की बोन्स को यहाँ पे दिखाया गया है। एक तो स्टाइलोपोड, दूसरा जूगोपोड और तीसरा हो गया ओटोपोड। तो इसमें कौन कौन सी? स्टाइलोपोड में एक्सिस आती है प्रोक्सिमल एक्सिस, जबकि ओटोपोड में इसके जस्ट अपोजिट, प्रोक्सिमल के अपोजिट क्या होती है? डिस्टल, ये वाली एक्सिस आती है। प्रोक्सिमल जो शोल्डर के पास में जो हड्डियाँ होती हैं, या जो कूल्हे से जो हड्डी जुड़ती है, फीमर जिसको कहते हैं, तो ये वाली एक्सिस की बात कर रहा है। अगर हाथ की बात करें तो शोल्डर वाला जॉइंट, और पैर वाली बात करें तो ये जो पेल्विक रीजन जो है, यहाँ से जो हड्डी निकलती है वो। जूगोपोड की बात करें तो इसमें रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना आपको पता है हाथ वाली हो गई, जो कि कोहनी से लेकर के कलाई तक की हड्डी होती है। और टिबिया फिबुला ये घुटने की हो गई, घुटने के नीचे। और एडी से ऊपर वाली जो हड्डी होती है वो टिबिया फिबुला होती है। इसके बाद डिस्टल पे आपने देखा तो ये कार्पल्स, और ये फिंगर्स, टोइज और टार्सल्स, यानी आपकी अंगुलियां हो गई, डिजिट्स हो गए, अंगूठा हो गया, तो ये सारे ओटोपोड होते हैं। अब आप इसको इससे भी देख सकते हैं, इससे भी आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, ये वाला जो है ये स्टाइलोपोड, ये वाला जो है ये पोर्शन, ये कोहनी से लेकर के और ये कलाई तक, ये आपका जूगोपोड हो गया। इसके बाद में ये ओटोपोड आगे वाला, जिसमें उंगलियों वाली जो डिजिट्स हैं और थंब है, ये सारी हड्डियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें लिम्ब के स्ट्रक्चर में आप 3 भागों में इसको बांट सकते हैं: स्टाइलोपोड, जूगोपोड और ओटोपोड। तो जब आप इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो आप ऐसे ही पढ़ेंगे, स्टाइलोपोड बना, जूगोपोड बना, ओटोपोड बना, तो उससे आप समझ जाएंगे कि बेसिकली किस ऑर्गन के फॉर्मेशन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। और देखिए, इसमें 3 एक्सिस की हम बात करते हैं। एक डोर्सल वेंट्रल एक्सिस, एक एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, और एक होती है प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस। तो प्रोक्सिमल तो कौन सी होगी? शोल्डर वाली। डिस्टल कौन सी होगी? फिंगर, यानी ये होती है शोल्डर टू फिंगर साइड। ठीक है। दूसरी हो गई एंटीरियर टू पोस्टीरियर। तो एंटीरियर कौन सी हुई? एंटीरियर में थंब, एंटीरियर में आपका थंब आ गया। और पोस्टीरियर में आपकी पिंकी, यानी जो सबसे छोटी वाली उंगली, यानी थंब और जो सबसे छोटी वाली उंगली है उसके अक्रॉस जो एक्सिस बनेगी वो वाली एक्सिस हो गई है। और सबसे लास्ट में तीसरी एक्सिस के बारे में हम देखेंगे, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में हथेली, पाम जो होती है, तो हथेली वाली साइड तो वेंट्रल साइड होगी, और पीछे जिसमें हड्डियाँ निकली हुई होती हैं, हाँ, जिसको बचपन में आप मुक्के मारने में काम में लेते हैं, तो वो जो साइड होती है वो उसको नकल साइड बोलते हैं, तो वो साइड डोर्सल साइड हो गई। अब हम बात करते हैं लिम्ब बड की। तो देखिए, इसका पूरा जो इनिशिएशन होता है वो लिम्ब बड से होता है। लिम्ब बड लिम्ब फील्ड में उपस्थित होती है। तो अब आप देख लीजिए एक बार कि लिम्ब बड और लिम्ब फील्ड क्या है, इसकी परिभाषा के बाद में ये हम शुरू करते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट लिम्ब इज फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब बड। अगर लिम्ब फॉर्मेशन पढ़ना है आपको तो उसका पहला स्टेप लिम्ब बड फॉर्मेशन होती है। लेटरल प्लेट मेसोडर्म से लिम्ब बड का फॉर्मेशन होता है।
तो अब चलिए अब बात करते हैं लिम्ब फील्ड का। तो देखिए लिम्ब फील्ड जो होता है, ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये जो रेड पेन से दिखाया है ये पूरा लिम्ब फील्ड है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो ये जो लेफ्ट साइड वाला जो वाइट पोर्शन है ये पेरीब्रैंकियल फ्लैंक टिश्यू, ये इसमें लिम्ब फील्ड में शामिल होगा। और ये जो अंदर वाला जो राउंड राउंड पार्ट है ये फ्री लिम्ब जो है ये इसमें शामिल होगा। और ये वाला जो राइट वाइट पोर्शन है ये शोल्डर शोल्डर ग्रिडल, ये भी इसमें शामिल होगा। ये भ्रूण के गिल्स हो गए, एम्ब्रियो की बात हो रही है ये, और ये मेजोनेफ्रिक किडनी यहाँ से बनेगी। तो ये जो तीनों पोर्शन है, पेरीब्रैंकियल फ्लैंक टिश्यू हो गया, फ्री लिम्ब हो गया, शोल्डर ग्रिडल हो गया, तो ये जो तीनों पोर्शन है ये आते हैं लिम्ब फील्ड में। और लिम्ब फील्ड की खासियत ये होती है कि इसकी प्रत्येक कोशिका में इसकी जो सेल्स होती हैं उन सेल्स में लिम्ब फॉर्मेशन की कैपेसिटी होती है। यानी लिम्ब फील्ड में कोई भी अगर सेल्स डेस्ट्रॉय हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसको नुकसान पहुंचता है या वो नष्ट हो जाती है, तो बाकी बची हुई जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वो उस पूरे लिम्बोइड इनिशिएशन को शुरू कर सकती है, इनिशिएट कर सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है, बना सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है, देखो ये यहाँ पे फेरिंजियल मेजोडर्म हो गई आपकी, है ना। ये एंटीरियर लेटरल प्लेट मेजोडर्म, जिससे हार्ट का फॉर्मेशन होगा आगे, ये वो हो गया। और ये ऊपर की साइड में ये फोर लिम्ब फील्ड हो गया, जहाँ से फोर लिम्ब का डेवलपमेंट होना है। और ये वाला जो है ये लेटरल प्लेट मेजोडर्म है। और ये जो आपको स्क्वायर से दिख रहे हैं ये सोमाइट्स, इनको सोमाइट्स कहते हैं। तो इसको जब फोर लिम्ब फील्ड को जब आप जूम करके देखते हैं तो उसमें क्या क्या संरचनाएं आपको देखने को मिलती है, क्या क्या स्ट्रक्चर, क्या क्या डोमेन आपको देखने को मिलते हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ जूम करने पे ऐसा कुछ दिखाई देता है यहाँ पे, ये एंटीरियर एक्सिस, ये वाली एंटीरियर एक्सिस, ये वाली पोस्टीरियर एक्सिस, ये प्रोक्सिमल एक्सिस और ये डिस्टल एक्सिस। प्रोक्सिमल एक्सिस पे शोल्डर बनेगा, डिस्टल एक्सिस पे उंगलियां बनेंगी, और ये एंटीरियर एक्सिस और ये पोस्टीरियर एक्सिस। समझ गए। अब इसके जस्ट नीचे ये जो खांच है यहाँ पे ये प्रोग्रेस जोन, ये वाला जो है ये वाला पोर्शन, ये जो प्रोलिफरेशन है ये AER रीजन। और इसके जो ये पोस्टीरियर रीजन पे आपने पढ़ा, ये पोस्टीरियर रीजन की साइड में जोनो पोलराइजिंग एक्टिविटी, ये तीन एक्टिव डोमेन यहाँ पे काम करते हैं। अब आगे और डायग्राम दिखा के और मैं आपको इनका एक एक का काम क्लियर करता हूँ। तो ये आपने देख लिया, तीन फंक्शनल डोमेन होते हैं। तो सबसे पहला प्रोग्रेसिव जोन है, प्रोग्रेसिव जोन आपने ये यहाँ पढ़ा था, ये प्रोग्रेसिव जोन, ये इसके नीचे ये वाला जोन है, ये प्रोग्रेसिव, इसकी बात हो रही है। तो ये जोन ऑफ प्रोग्रेसिव हो गया, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ना, ये जो लेटरल प्लेट के नीचे, सॉरी इसके ऊपर, और ये जो थिक एक्टोडर्म है इसके नीचे, ये जो है ये प्रोग्रेसिव जोन। इसका कहाँ स्थिति कहाँ होगी, बेनिथ द एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के नीचे इसकी स्थिति होती है। और प्रोलिफरेशन ऑफ मेजेनकाइमा, प्रोग्रेस जो जोन होता है इसमें प्रोलिफरेशन ऑफ मेजेनकाइमा चलता रहता है। दूसरा है थिक एक्टोडर्म, ये जो बात हो रही है इस वाली लेयर की, ये जो थिक एक्टोडर्म है इसको AER बोलते हैं। ठीक है। और ये जो होती है ये रेस्पॉन्सिबल होती है डिस्टल एक्सिस स्पेसिफिकेशन के लिए। एक तो ये इम्पोर्टेंट काम करती है कि ये जो डिस्टल एक्सिस है, ये इधर जो प्रोक्सिमल इधर डिस्टल, तो ये डिस्टल एक्सिस जो होती है उसका स्पेसिफिकेशन करती है, पहली बात। दूसरा, ये जो मीजेनकाइमा है उसके प्रोलिफरेशन को भी बढ़ाती है, ये वाला जो नीचे वाला जो ये मीजेनकाइमा है इसके प्रोलिफरेशन के लिए ये सिग्नल देती है ताकि ये और प्रोलिफरेट होता रहे। और सबसे लास्ट वाला ये है ZPA, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी। तो ये डिसाइड करता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। कैसे करता है, जहाँ पे ZPA होगा वो पोस्टीरियर एक्सिस होगी, जहाँ पे ZPA नहीं होगा वो एंटीरियर एक्सिस होगी। तो ये तीन डोमेन इसके क्लियर हो गए। अब तक हमने पढ़ा है कि जो ये टेट्रापोड होते हैं, टेट्रापोड में तीन प्रकार के जो आपने देखे, इनकी जो लिम्स होते हैं उनमें तीन प्रकार के स्ट्रक्चर होती हैं, स्टाइलोपोड, जुगोपोड, ओटोपोड, ये आपने देखा इंपॉर्टेंट। और इसके बाद में आपने तीन एक्सिस देखी, प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। ठीक है। इसके बाद में आपने लिम्बड देखी, जहाँ से जो लिम्बड ऐसी बड होती है जहाँ से किसी भी लिम्ब का डेवलपमेंट शुरू होता है, और ये लेटरल प्लेट मेजोडर्म से बनती है।
फिर आपने लिम्ब फील्ड देखा। लिम्ब फील्ड का मतलब ये हो गया कि इसके पास में लिम्ब फॉर्मेशन की कैपेसिटी होती है, ठीक है, और इसमें फ्री लिम्ब, पेरीब्रैंकियल फ्लैंक टिश्यू और शोल्डर ग्रिडल जो होती है वो इसमें शामिल होती है। ये देखने के बाद में फिर आपने 3 फंक्शनल डोमेन देखे, जिसमें आपने देखा प्रोग्रेसिव जोन, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी ZBA जोन, और एपिकल एक्टोडर्मल रिज AER जोन। ये आपने जोन देखे तीनों। इनमें आपने देखा कि जो प्रोग्रेसिव जोन है उसमें प्रोलिफेरेशन ऑफ मीजेनकाइमा देखा आपने। AER जो जोन है ये डिस्टल एक्सिस स्पेसिफिकेशन करती है। ZPA ये जो जोन है ये मेनली पोस्टीरियर एक्सिस को स्पेसिफाई करती है। ये काम आपने अभी तक देखा। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि लिम्ब फील्ड जो है इसको स्पेसिफाई करने का काम कौन करता है। तो देखिए ये जो डिटर्मिनेशन है ये अर्ली एम्ब्रियो के ट्रंक में कुछ स्पेशल प्रोटीन होती हैं, कुछ एसिड है, कुछ जीन्स हैं, उनके द्वारा ये काम किया जाता है। तो कौन से हैं? एक तो रेटिनोइक एसिड, होम्योबॉक्स जीन जिसको आप शॉर्ट में होक्स जीन कहते हैं, और थर्ड है टीबॉक्स जीन जिसको आप TBX जीन भी कह सकते हैं। ठीक है, रेटिनोइक एसिड की कंसंट्रेशन से होक्स जीन एक्टिवेट होता है जो कि आगे TBX जीन को एक्टिवेट करता है, और TBX जीन से बनने वाली प्रोटीन जो होती है वो लिम्ब फील्ड को स्पेसिफाई करती है। ऐसे इनका फंक्शन होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं फोर लिम्ब फील्ड इनिशिएशन कैसे होता है। फोर लिम्ब फील्ड में इनिशिएशन कैसे होता है, तो इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे दो लेयर में पढ़ेंगे। एक तो मेसोडर्म के लेटरल प्लेट मेसोडर्म में पढ़ेंगे कि यहाँ कैसे सिग्नलिंग होती है, कौन कौन से मॉलिक्यूल यहाँ पे होते हैं, और दूसरा पढ़ेंगे हम एक्टोडर्म लेयर में। तो ये ऊपर लिखा हुआ है, इसके नीचे ये लाइन लगा के, और जो इसके नीचे लिखा है तो जाहिर सी बात आप समझ जाएंगे कि ये सब मेसोडर्म में है और ये सब एक्टोडर्म में। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले रेटिनोइक एसिड जो होता है उसका सिग्नल TBX5 को मिलता है। TBX5 से सिग्नल WNT2B को मिलता है। इससे सिग्नल FGF10 को मिलता है। FGF10 जो होता है ये सिग्नल एक्टोडर्म में उपस्थित WNT3A को देता है, और WNT3A बीटा कैटेनिन पाथवे के जरिए ये FGF8 जो होता है उसको सिग्नल देता है। FGF8 जो होता है ये बैक सिग्नलिंग FGF10 के लिए देता है। FGF10 बैक सिग्नलिंग WNT2B को देता है और TBX5 को देता है। इन दोनों को बैक सिग्नलिंग देने का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य FGF10 की जो कंसंट्रेशन है या बढ़ाई जाए। FGF10 की कंसंट्रेशन बढ़ाने से WNT3A इसको बढ़ाने की सिग्नलिंग मिलेगी, और FGF8 जो है वो यहाँ पे बना रहेगा। और FGF8 जो होता है ये फोर लिम्ब फील्ड इनिशिएशन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। समझ गए? फिर से देख लीजिए। रेटिनोइक एसिड TBX5 से सिग्नल WNT2B को मिला, फिर FGF10 को मिला। FGF10 ने इस सिग्नल को पहुंचा दिया एक्टोडर्म में, WNT3A को, FGF8 को, और उसके बाद में वापस बैक सिग्नलिंग होती है। ठीक है, ये समझ गए आप। तो इसमें आप देखेंगे प्रोक्सिमल एक्सिस बनती है, डिस्टल एक्सिस बनती है, और आपने हार्मोन देखे, सॉरी केमिकल्स आपने देखे। रेटिनोइक एसिड हो गया, यहाँ पे FGF हो गया। ठीक है, ये स्टाइलोपोड, जुगोपोड और ओटोपोड, इसमें किसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है ये आप इस ग्राफ की सहायता से समझेंगे। स्टाइलोपोड में FGF की कंसंट्रेशन बिल्कुल मिनिमम, जुगोपोड में FGF की कंसंट्रेशन मीडियम, और FGF की मैक्सिमम कंसंट्रेशन ओटोपोड में होती है। ठीक है, इसका मतलब आप समझे, ओटोपोड को बनाने के लिए हमको FGF हाई चाहिए, जुगोपोड को बनाने के लिए दोनों की कंसंट्रेशन मीडियम होनी चाहिए, और स्टाइलोपोड को बनाने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए रेटिनोइक एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो आपको हाई चाहिए। इस ग्राफ से हमको ये समझ में आता है। अब आप देखिए हाइंड लिम्ब बड इनिशिएशन। तो पहले ये देखेंगे चिक हाइंड लिम्ब बड इनिशिएशन में। तो ये आप देख रहे हैं मेसोडर्म में, ये आप देख रहे हैं प्रोटीन एक्टोडर्म में। तो ये किसी अज्ञात जीन की सहायता से इनके पास में सिग्नल आता है। ये अभी ज्ञात नहीं है, इनका अभी वैज्ञानिक जो है वो पता नहीं लगा पाए हैं कि ये सिग्नल किस जीन के सहायता से प्राप्त किया जाता है। तो ये अज्ञात है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो इसकी सहायता से PIT-X1 को सिग्नल आता है और TBX4 को सिग्नल आता है। TBX4 इस सिग्नल को आगे पास आउट कर देता है WNT8C को। इसके बाद में ये जो सिग्नल है ये FGF10 को पास आउट कर दिया जाता है। FGF10 जो होता है ये WNT3A जो कि मेसोडर्म में उपस्थित होता है उसको पास आउट करता है, और फिर इससे सिग्नल FGF8 को जाता है, और FGF8 जो होता है ये हाइंड लिम्ब बड के इनिशिएशन को शुरू कर देता है।
हालांकि ये बैक सिग्नलिंग होती है इसमें, और बैक सिग्नलिंग का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि एक्टोडर्म में FGF8 की जो कंसंट्रेशन है वो बनी रहे। सिर्फ इस उद्देश्य के लिए बैक सिग्नलिंग यहाँ पे काम में ली जाती है। अब आपने चिक का पढ़ लिया। माउस में थोड़े से अलग जीन पाए जाते हैं, तो अब माउस में देखते हैं। ये वही कि किसी अननोन जीन की सहायता से सिग्नल आता है, और ये आइसोलेट वन जीन को सिग्नल आता है, फिर यहाँ से WNT बीटा कैटेनिन पाथवे के जरिए ये सिग्नल FGF10 को पहुँचाया जाता है। FGF10 से WNT3A को होता हुआ ये वापस से FGF8 को हो जाता है सिग्नल। तो यहाँ पे ये जो जीन है, बस ये आइसोलेट वन जो है, इस जीन के नाम में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बार ये यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइंड लिम्ब बर्ड इनिशिएशन किसके द्वारा होता है। तो बच्चे यहाँ पे आइसोलेट को भूल जाते हैं, वो TBX4 और PTX1 कर देते हैं, या PTX1 को भूल जाते हैं, TBX4 और आइसोलेट 1 कर देते हैं। तो ध्यान रखिए आपको तीनों ही करके आने हैं। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में मिल जाएगा। TBX4 भी है, PTX1 भी है, और आइसोलेट 1 भी है, जो हाइंड लिम्ब बर्ड को इनिशिएट करता है। तो चलिए इस पे कुछ प्रैक्टिकल्स हम पढ़ लेते हैं। इन प्रैक्टिकल से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल्स देख लीजिए कि ऐसा हो तो क्या होगा। देखिए ये 4 लिम्बर्ड है। 4 लिम्बर्ड का मतलब कि उसमें TBX5 होगा। ये हाइंड लिम्बर्ड है, यानी उसमें TBX4 होगा। और ये इन दोनों लिम्बर्ड के बीच में एक सुई से छेद करके और उसमें FGF से भीगी हुई एक कुछ सिरिंज टाइप जो उसमें डाल देते हैं। तो क्या देखते हैं कि क्या होगा। तो देखिए जो 4 लिम्बर्ड था उससे एक नॉर्मल विंग बन जाता है। 4 लिम्बर्ड, जो 4 लिम्बर्ड में TBX5 होगा तो सारी आगे की जो रिएक्शन है, जो चेन है, जो मैकेनिज्म है, सारी प्रॉपर चलेगी, तो उससे विंग बनेगा। और हाइंड लिम्बर्ड है तो उसमें TBX4 है, तो आगे की जो प्रोसेस होगी वो नॉर्मल चलेगी। लेकिन TBX5 और TBX4 इन दोनों की कंसंट्रेशन यहाँ पे जो होगी वो मीडियम होगी। तो जब यहाँ पे उन दोनों की कंसंट्रेशन मीडियम होगी तो यहाँ क्या होगा कि विंग भी बनेगा और लेग भी बनेगी। इसको बोलते हैं काइमेरा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे काइमेरा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें ऊपर की साइड में विंग स्ट्रक्चर होगी और नीचे की साइड में लेग स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि नीचे की साइड में TBX4 है, इस वजह से। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में देखिए स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस फेज 1 स्टाइलोपोड। इसमें होक्स-डी10 जो होते हैं ये जीन स्पेसिफाई करते हैं ह्यूमरस को। इसका फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका डेवलपमेंट ह्यूमरस जो बोन्स है उस बोन का यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। इसके बाद में आप फेज सेकंड में जूगोपोड देखिए। यहाँ होक्स-D9 होक्स-D10 D10 D11, यानी होक्स-D9 होक्स-D10 होक्स-D11 होक्स-D9 होक्स-D10 होक्स-D11 होक्स-D12 होक्स-D9 होक्स-D13, ये जीन यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे रेडियस और अल्ना जो होती है उस बोन का फॉर्मेशन होता है। और ये फेज थर्ड में ऑटोपोड। यहाँ पे होक्स-A13 होक्स-A13 होक्स-D13, इस जीन की कंसंट्रेशन, यानी ये इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे, और इन जीन्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे है। तो इससे मेटाकार्पल्स और जो डिजिट्स फॉर्मेशन होता है वो होता है। तो ये आपको बता रखा है कि किस जीन की कंसंट्रेशन कहाँ पे कितनी होती है। तो अब हम बात करते हैं जनरेटिंग ऑफ प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस। ठीक है, वो आप बात करेंगे, और ये बेसिकली AER रीजन में हम बात करेंगे। तो AER रीजन में देखिए FGF10 जो है ये इंड्यूस्ड करता है AER को, और AER जो होता है इसको मैनी सिग्नलिंग सेंटर की तरह यूज़ करता है। कैसे कैसे यूज़ करता है देखिए। सबसे पहला, मेंटेनिंग मेसेनकाइमा बाय प्रोलीफेरेशन। तो आपने ये वाला जो देखा था, इसके नीचे आपने प्रोग्रेसिव जोन बनाया था। तो प्रोग्रेसिव जोन में जो प्रोलीफेरेशन होता है उस प्रोलीफेरेशन को भी ये AER जो होता है, FGF10 जो होता है, ये मेंटेन करता है प्रोलीफेरेशन को। और ये प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस को स्पेसिफाई करता है। और प्रोक्सिमल डिस्टल आपको पता है शोल्डर फिंगर वाली एक्सिस होती है। और इस एक्सिस पे जो लिम्ब होती है उसकी ग्रोथ को ये इनिशिएट करता है FGF10। दूसरा है मेंटेन द एक्सप्रेशन ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स दैट जनरेट एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, यानी थंब पिंकी जो एक्सिस होती है उसको मेंटेन करने वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं उन मॉलिक्यूल को जनरेट करना, उनका कंट्रोल करना, ये काम भी किसका होता है, FGF10 का होता है। ये काम भी किसका होता है, AER रीजन का होता है। तो इस पे बेस्ड फिर एक प्रैक्टिकल की हम बात करते हैं। ये आपका AER रीजन और ये आपका प्रोग्रेसिव जोन।
और यहाँ पे है फोर लिम्ब मेजेनकाइमा, ठीक है, इसमें आप पढ़ रहे हैं फोर लिम्ब मेजेनकाइमा। तो ए ई आर रिमूव, ए ई आर को आपने हटा दिया, तो ए ई आर को आपने हटा दिया, इसका मतलब ये है कि जो एक्टोडर्म है उसमें एफ जी एफ एट जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हैं आप? ए ई आर को हटाने से मतलब है कि जो एक्टोडर्म है उसमें एफ जी एफ एट जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा? लिम्ब डेवलपमेंट सीज हो जाएगा, यानी लिम्ब डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। पहली प्रोसेस। दूसरा, यदि आपने एक्स्ट्रा ए ई आर लगा दिया, यानी कि आपने एफ जी एफ एट की कंसनट्रेशन को बढ़ा दिया, तो इससे विंग डुप्लीकेट हो जाएगा। यदि आपने वहाँ पे लेग मेसेंकाइमा लगा दिया, तो लेग मेसेंकाइमा लगाने पे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो प्रोक्सिमल एक्सिस है उस पर तो ठीक है, लेकिन जो डिस्टल एक्सिस है उस पर लेग की स्ट्रक्चर बन जाएगी। अगर आपने नॉन लिम्ब मेसेंकाइमा लगा दिया, नॉन लिम्ब मेसेंकाइमा यानी ऐसा मेसेंकाइमा जिससे ना तो फोर लिम्ब बनता है ना हाइंड लिम्ब बनता है, तो जो ए ई आर है ये रिग्रेस हो जाएगी, लिम्ब डेवलपमेंट सीज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एफ जी एफ एट जो है ये नहीं बन पाएगा। लास्ट सिचुएशन डिस्कस करते हैं। इफ़ ए ई आर को रिप्लेस कर दिया जाए एफ जी एफ बीड से, तो आप ध्यान कीजिए, ए ई आर जो होता है उसमें क्या बनता है? एफ जी एफ एट का सिग्नल मिलता है। किसको मिलता है? एक्टोडर्म से मिलता है एफ जी एफ एट का सिग्नल। तो अगर आप ए ई आर को हटा देते हैं और एफ जी एफ का सिग्नल डायरेक्ट ही आप दे देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल विंग बनेगा। क्योंकि आपको विंग बनाने के लिए या फोर लिम्ब बनाने के लिए आपको एफ जी एफ एट चाहिए, तो या तो आप ए ई आर को लगा दो या डायरेक्ट उसको एफ जी एफ एट दे दो, तो नॉर्मल विंग बन जाएगा, नॉर्मल है। तो चलिए अब बात करते हैं जनरेटिंग ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कैसे जनरेट होती है? तो ये ऐसे जनरेट होती है, आपने पढ़ा था जेड पी ए, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी। जहाँ पे प्रेजेंट होगी वो पोस्टीरियर एक्सिस, जहाँ एब्सेंट होगी वो एंटीरियर एक्सिस। तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जनरेशन हो गया। अब आप देखेंगे जनरेटिंग ऑफ डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए, डोर्सल लिम्ब कौन से होते हैं? नेल्स एंड नकल्स। हाँ, पीछे वाली साइड, हाथ के पीछे वाली साइड जिस पे हड्डियाँ दिख रही है आपको, वो वाली जिससे आप मुक्का बना के मारते हैं। दूसरी हो गई वेंट्रल साइड जो कि है पैड्स, या फिर मैं कह सकता हूँ पाम, हथेली वाली साइड हो गई। तो इसमें क्या होता है कि WNT7A ये जो प्रोटीन होती है ये रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर डोर्सल वेंट्रल पोलैरिटी। WNT7 ये LMX1 जीन को डिकोड करती है, जो कि स्पेसिफाई करता है डोर्सल सल्फेट को। कैसे? अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो है इससे ऊपर ऊपर WNT7A जो प्रोटीन है इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, इससे नीचे WNT7A प्रोटीन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो जिधर WNT7A प्रोटीन की कंसनट्रेशन ज़्यादा वो डोर्सल साइड, और जिधर कम वो वेंट्रल साइड होगी, ये आप ध्यान में रखिए। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। WNT7A इसको डिलीट कर देते हैं, इस प्रोटीन को, इस जीन को डिलीट कर देते हैं, तो क्या होगा? नो नेल्स नो नकल्स, यानी कोई डोर्सल स्ट्रक्चर यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये डोर्सल जो एक्सिस है उसको स्पेसिफाई करता है। यदि हम LMX1 जीन को नॉकआउट कर देते, यानी जो LMX जीन है वो काम नहीं कर पाता, या WNT7A ये काम नहीं कर पाता, तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी जीन काम नहीं कर पाएगा, यानी सिग्नल जो है वो आगे नहीं पहुंच पाएगा, यानी जो डोर्सल एक्सिस है वो स्पेसिफाई नहीं हो पाएगी, तो जो डोर्सल फिनोटाइप है वो नहीं आएगा, यानी नेल्स नहीं बनेंगे और नकल्स नहीं बनेंगे। यदि ऐसा हो कि LMX1 जीन में म्यूटेशन हो जाए, या ऐसा हो कि LMX1 जीन में लॉस ऑफ फंक्शन हो, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि नेल पटेला सिंड्रोम हो जाएगा। नेल पटेला सिंड्रोम क्या होता है? नेल पटेला सिंड्रोम में ये होता है कि डोर्सल साइड जो होगी लिम्ब की वो वेंट्रलाइज्ड हो जाएगी, यानी जो आपकी डोर्सल साइड है उस पे भी पाम, और जो आपकी वेंट्रल साइड है उस पे भी पाम, यानी दोनों साइड में हथेली होगी, कहीं भी आपका जो नकल साइड है वो नहीं बन पाएगा। तो चलिए अब लास्ट स्टेप हम यहाँ पे देखेंगे, एपोप्टोसिस एंड डिजिट फॉर्मेशन। सबसे पहले एपोप्टोसिस क्या होता है? देखिए, एपोप्टोसिस आप पढ़ते हुए आते हैं सेल डेथ, सेल डेथ, सेल डेथ। जी नहीं, एपोप्टोसिस सेल डेथ नहीं होता, ये होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी एक ऐसी सेल डेथ जो हमारी बॉडी खुद ऑर्गेनाइज करती है, उसका प्रोग्राम हमारी बॉडी खुद बनाती है, उसकी मैकेनिज्म हमारी बॉडी खुद बनाती है, उसके सारे स्टेप हमारी बॉडी खुद तैयार करती है, और वो एक प्रोग्राम सेल डेथ, यानी पहले से एक सोची समझी, शरीर के द्वारा एक सोची समझी चाल होती है।
आप एक पढ़ते हैं, एक टर्म पढ़ते हैं नेक्रोसिस, ये ऊतकक्षय इसको हिंदी में कहते हैं। इसका भी मतलब वही होता है, सेल डेथ। लेकिन इसमें यह होता है कि किसी बीमारी की वजह से सेल की डेथ होना, ये होता है नेक्रोसिस। और एपोप्टोसिस होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी सेल खुद प्रोग्राम करके फिर डेथ करा रही है, यानी कुछ नया बनाने के लिए करा रही है। तो क्यों चाहिए आपको एपोप्टोसिस, क्या फ़ायदा होता है इससे? तो ये असेंशियल होती है फॉर जॉइंट्स एंड जॉइंट्स फॉर्मेशन के लिए, एक तो ये ज़रूरी होती है। दूसरा, आपकी उंगलियां जो हैं ये अलग अलग रहें, सेपरेट सेपरेट रहें, इसके लिए ये ज़रूरी होती है। यहाँ पे कुछ टर्म आएंगी, आपने पहले देखा FGF, FGF का फुल फॉर्म होता है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। आगे एक टर्म आएगी PMP, उसका फुल फॉर्म है बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ जो एपोप्टोसिस प्रोसेस है उसको रिगार्डिंग दो मॉडल हैं, डक लेग प्राइमोर्डिया यानी मिनिमल सेल डेथ, ये आप देख रहे हैं। आपने देखा होगा जो डक के लेग्स होते हैं उनमें ये वेब्ड टॉइज होती है, इनके बीच में जाल होता है, तो यहाँ मिनिमल सेल डेथ देखने को मिलती है और इससे ये वेब्ड टॉइज बनती हैं। एक आप देखेंगे चिक लेग प्राइमोर्डिया, तो चिक में जो बीच के जो ये फिंगर्स होते हैं इनमें बीच में स्पेस होता है, कोई वेब नहीं होता है ना, क्योंकि ये जो आपका डक है, डक को तैरने के लिए उंगलियों के बीच में जाल चाहिए होता है, तो उसके उंगलियों के बीच में जाल बनता है, सेल डेथ वहाँ पे मिनिमम होती है। लेकिन जो चिक होती है तो चिक के बीच में ये वेब टॉइज नहीं होती, तो यहाँ पे एक्सटेंसिव सेल डेथ उसको करनी पड़ती है। तो यहाँ कुल 4 जोन होते हैं, 4 जोन का क्या क्या काम होता है वो देखिए। अपोप्टोसिस में 4 जोन बनते हैं। इंटर डिजिटल नेक्रोटिक जोन, आपको पता लग गया इंटर डिजिटल का मतलब होता है ये डिजिट्स के बीच में होगा और इसका काम डिजिट सेपरेशन होगा, ये आप समझ गए हैं। दूसरा है इंटीरियर नेक्रोटिक जोन, इंटीरियर नेक्रोटिक जोन इसका काम रेडियस और अल्ना, आप जानते हैं ये दोनों हाथ की हड्डियां हैं और दोनों अलग अलग होती हैं, तो इनका काम रेडियस और अल्ना का सेपरेशन है। अब तीसरा और चौथा जोन है एंटीरियर नेक्रोटिक जोन और लास्ट है पोस्टीरियर नेक्रोटिक जोन, तो इसका काम प्रॉपर शेप प्रोवाइड करना है ना, यानी ये जो आपका लिम्ब है उस लिम्ब को प्रॉपर शेप प्रोवाइड कराने का काम एंटीरियर नेक्रोटिक जोन और पोस्टीरियर नेक्रोटिक जोन का होता है। देखिए ये जो सिग्नल है एपोप्टोसिस के लिए, ये ऑटोपोड में BMP प्रोटीन से बनता है, BMP बोन मॉर्फोजन प्रोटीन्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये अपोप्टोसिस का सिग्नल जो होता है ऑटोपोड में ये BMP प्रोवाइड कराती है, BMP247, ये जो होते हैं इसके इंटरडिजिटल मेसेंकाइमा में इसके एक्सप्रेशंस होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे BMP जो होती है, इस BMP का ड्यूअल रोल होता है, समझे? ड्यूअल रोल मतलब इसके डबल रोल होते हैं, किसमें? लिम्ब मेसेंकाइमल सेल्स में। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि BMP जो होती है ये कार्टिलेज का फॉर्मेशन भी करती है और BMP जो होती है ये एपोप्टोसिस प्रोसेस में भी भाग लेती है। ये आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं BMP कार्टिलेज फॉर्मेशन, और ये आप राइट हैंड साइड में ये यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो BMP है ये एपोप्टोसिस प्रोसेस करती है। तो ये कब एपोप्टोसिस प्रोसेस करती है, कब ये कार्टिलेज फॉर्मेशन करती है? तो देखिए यदि BMP को साथ मिल जाता है WNT प्रोटीन का, तो ये WNT प्रोटीन के साथ मिल करके कार्टिलेज फॉर्मेशन करती है और ये इसका प्राइमरी फंक्शन है, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है, मेन फंक्शन है, ठीक है। BMP को साथ मिला WNT प्रोटीन का तो इसने कार्टिलेज फॉर्मेशन किया। अब यदि BMP के साथ में WNT प्रोटीन नहीं है और इसको साथ मिला FGF का, ठीक है, यहाँ WNT प्रोटीन नहीं है, इसके पास में सिर्फ FGF प्रोटीन है, तो FGF प्रोटीन से ये दोनों मिलके डीकोक प्रोटीन को एक्टिवेट कर देते हैं, DKK1 यानी डीकोक 1 प्रोटीन को एक्टिवेट कर देते हैं, और जो डीकोक 1 प्रोटीन है ये एपोप्टोसिस प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, समझे? और यदि WNT यहाँ पे होता है तो WNT प्रोटीन जो होता है ये डीकोक को ब्लॉक कर देता है, डिकोक के सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, BMP के सिग्नल को डिकोक तक नहीं पहुंचने देता है, तो सिग्नल आएगा नहीं, एपोप्टोसिस प्रोसेस होगी नहीं। लेकिन BMP को अगर WNT मिल जाए, FGF मिल जाए, दोनों मिलने पर WNT जो होगा ये प्रभावी होता है और इसके साथ में कार्टिलेज फॉर्मेशन करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।